हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो पिछले सेशन में हम लोग टेंशन मेंबर कवर अप कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर की। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको हेल्प होती है तो इसे शेयर भी जरूर करें इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे बोला गया है कि स्टील कॉलम ऑफ ISHB। ठीक है, ISHB आप लोग समझो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम बोलते हैं। ठीक है, ये 350 एट द रेट ऑफ इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी डेंसिटी दी गई है, और ये इसकी जो हाइट होती है ना, जो मतलब लेंथ होती है, वो दी गई है। ठीक है, हाइट इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड एक्सियल कंप्रेसिव लोड। यहाँ पे कंप्रेसिव लोड तुम्हारा 2000 दिया गया है। The load is transferred to a concrete pedestal of M20 through a square base plate। ठीक है, स्क्वायर बेस प्लेट से ट्रांसफर हो रहा है। बोला कंसिडरिंग द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज 0.45 FCK। ठीक है, यूजिंग LSM नेग्लेक्टिंग द सेल्फ वेट ऑफ बेस प्लेट द स्टील कॉलम द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बेस प्लेट टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बेस प्लेट बोला गया है। ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बेस प्लेट बोला गया है। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे देखो फैक्टर्ड एक्सियल लोड दी हुई है। ठीक है, फैक्टर्ड एक्सियल लोड दी हुई है। अब बाकी सबका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट करने बोला, तो फैक्टर्ड एक्सियल लोड जो दी हुई है, तो नेग्लेक्टिंग सारे का सेल्फ वेट हम लोग मान सकते हैं वो तुम्हारा टोटल लोड ऑन पेडेस्टल आ रहा है। ठीक है, अब टोटल लोड ऑन अगर पेडेस्टल वही आ रहा है तुम्हारा, और तुम्हें यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब मान लो तुम्हारा एक प्लेट इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इसमें तुम्हारा एक्सियल कंप्रेसिव लोड आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा जो कि 2000 का है, 2000 किलो न्यूटन का। ठीक है, अब यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ तुम्हें बोली है 0.45। तो अब ये क्या कर रहा है ना, ये कंप्रेशन को यहाँ पे बियर ही कर रहा है, बेस पे ये बियरिंग ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस तुम्हें 0.45 FCK बोली गई है। ठीक है, और FC का कितना ग्रेड तुम्हें M20 दी गई है, तो 0.45 इंटू FCK कितना ना 20, तो यहाँ पे 9 MPa आ जाएगा तुम्हारा, ये बियरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे तुम्हें बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द बेस प्लेट। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे लोड दी हुई है, बियरिंग स्ट्रेस दी हुई है, तो यहाँ पे इसे हम लोग लोड बाय एरिया लिख सकते हैं, लोड बाय एरिया। तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया निकाल लें, यहाँ पे एरिया हो जाएगा 9 MPa अपॉन 2000। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एरिया तुम्हारा हो जाएगा, ये लोड बाय एरिया है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब 2000 बाय इंटू 10⁻³ न्यूटन, और यहाँ पे 9 मेगापास्कल। 9 मेगापास्कल क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। तो ये तुम्हारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो तुम्हारा एरिया बनता है वही बन जाएगा। उसके बाद साइड ऑफ द बेस प्लेट, साइड एरिया तो निकल गया तुम्हारा, साइड ऑफ द बेस प्लेट निकालने बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ साइड कैसे निकाले, तुम्हें दूसरा एरिया, दूसरा साइड तो दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे गौर करना, स्क्वायर बेस प्लेट बोला गया। ठीक है, अब अगर स्क्वायर बेस प्लेट बोला गया तो समझ जाओ तुम कैसे निकालोगे, अंडर रूट कर दोगे तो वो तुम्हारा एक का साइड दे देगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू इट्स क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। भाई साहब, ये तो आप लोग जान गए होंगे, इसे रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने सारे कोई ने पढ़ रखा है कि I इज इक्वल्स टू AR² होता है। ठीक है, तो ये R तुम्हारा रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे, तो इन द डिजाइन ऑफ लेसिंग सिस्टम द बिल्ट अप ऑफ स्टील कॉलम द मैक्सिमम अलाउबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार। लेसिंग बार ये तुम तो याद रखते हो, डिज़ाइन करते हैं जब भी हमें, तो वो 145 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे स्लेंडरनेस रेशियो शेल नॉट बी ग्रेटर देन 145। लेसिंग बार का ये क्राइटेरिया होता है, और ये इंडिविजुअली लेसिंग बार का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर हम लोग पूरे सिस्टम का देखें, तो उसमें हम लोग पूरे सिस्टम के लिए हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो कैसे चेक करते थे ना, C/R मिनिमम। आर मिनिमम किसका ना, एक जो तुम्हारा फ्लैट है। ठीक है, सेल नॉट बी ग्रेटर देन 50, और ये सेल नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लैम्डा ऑफ
होल, ठीक है। और लैम्डा ऑफ होल क्या होता था ना, 5% बढ़ा के लेते थे तो 1.05 टाइम्स लैम्डा होता था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाना होगा नेक्स्ट पेज में। चलो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या मिलता है ना। नेक्स्ट पेज में है यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सर्कुलर इलेक्ट्रिक पोल ऑफ लेंथ एल एंड कांस्टेंट डायमीटर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे तुम्हें अगर ये कंडीशन क्या है, एक साइड से फिक्स है बाकी दूसरा साइड से फ्री है, तो ये तुम्हारा कैसे जा सकता है, एक इधर को भी जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 टाइम्स एल मानते थे इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ मेरा ट्वाइस इंटू एल हो जाता था, ठीक है। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चले यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एज पर IS 1984 परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला गया है, ठीक है। तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज बेस्ड ऑन कंप्रेशन बोला है, ठीक है, परमिसिबल कंप्रेशन। तो वो हम लोग कंप्रेशन मेंबर के लिए हम लोग मर्चेंट रंकाइन फार्मूला यूज़ करते थे। अब एक बार को तुम्हें अगर मैं रिवीजन कराऊँ तो मर्चेंट रंकाइन फार्मूला में मेरा कंप्रेसिव में डिज़ाइन कैपेसिटी जो आता था उसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें लिख के दिखाऊँ तो आप लोग याद करते जाना 0.6 टाइम Fy इंटू FCR, मतलब ये क्रिपलिंग स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन Fy का पावर n प्लस FCR का पावर n फिर होल का पावर 1/n लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो n होता है इसे हम लोग अगर कुछ नहीं बोला है तो 1.4 मानेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में कहीं कहीं पे तुम्हें एक्सप्रेशन में n 1.5 बोल के भी यूज़ करने को बोल देता है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, ये मर्चेंट रंकाइन फार्मूला होता है। हालांकि अभी ये थोड़ा रिप्लेस हो गया है, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया किससे ना, पेरी रॉबर्टसन फार्मूला से। अब आगे अगर क्वेश्चन मिलेगी तो मैं पेरी रॉबर्टसन फार्मूला को भी डिस्कस कर दूंगा। हालांकि आप लोग याद रखना पेरी रॉबर्टसन फार्मूला का नाम, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में कहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द विड्थ टू थिकनेस रेशियो, विड्थ टू थिकनेस रेशियो मतलब B/T मानते हैं, ठीक है, ऑन द लिमिटेशन प्लेट एलिमेंट्स अंडर कंप्रेशन एंड स्टील मेंबर इम्पोज्ड बाय इन ऑर्डर टू अवॉइड। तो ठीक है, कंप्रेशन मेंबर में B/T रेशियो हम लोग जो है सेल नॉट बी ग्रेटर देन शायद 16 होता है, ठीक है। एक बार को मैं कंफर्म कर लूँ, कंफर्म करके तुम्हें मैं बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, B/T सेल नॉट बी ग्रेटर देन 16, ठीक है। तो यही होता है आपका B/T सेल नॉट बी ग्रेटर देन 16 इन कंप्रेशन प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ऐसा इसलिए हम लोग लिमिट करते हैं, तो लिमिट हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट मेरा जो मेरा जो लोकल बकलिंग है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे लिमिट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो लोकल बकलिंग अकर करने के लिए जो मतलब जो स्ट्रेस चाहिए, लोकल बकलिंग अकर करने के लिए हमें जो स्ट्रेस चाहिए ना वो मेरा बड़ा होना चाहिए ना किसके स्ट्रेस से, ना पूरा बॉडी का बकलिंग, ठीक है, मतलब होल का। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज करो अगर आपका कोई मेंबर है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने मानो यहाँ पे बीम ही रखा है यहाँ पे, अब सपोज करो यहाँ पे लोकल बकलिंग हो जाए, मतलब कोई एक जगह से यहाँ पे बकलिंग हो जाए, ठीक है, तो ये अगर ऐसे यहाँ पे मुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इधर को पूरा बीम तो ठीक है लेकिन ये तुम्हारा स्ट्रक्चर को बेकार कर दिया, मतलब इतने थोड़े से डिफॉर्मेशन के लिए तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बेकार हो गया। तो इससे क्या हो रहा है ना, ये मेरा जो हम लोग मेंबर यूज़ किए क्रॉस सेक्शन, इसका हमें यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो हम लोग चाहते हैं कि लोकल बकलिंग ना हो, अगर फेल करना है तो एज ए पूरा फेल करे, ठीक है। तो पूरा फेल करे तो हम लोग क्या करेंगे ना, लोकल बकलिंग वाला स्ट्रेस को हम लोग आने ही नहीं देंगे, क्योंकि लोकल बकलिंग का स्ट्रेस जो आएगा वो क्या कर देगा ना, मेरे स्ट्रक्चर को बेकार कर देगा पूरा अच्छे से यूटिलाइजेशन होने के बिना। तो इसलिए हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ पे, सो दैट मेरा अगर हो रहा है तो पूरा होने, तो मेरा फिर वो मेंबर भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द मैक्सिमम अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैटरल बकलिंग इन अ डिस्क्रीटली लैटरल सपोर्टेड सिमेट्रिकली आई बीम डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट है, मुझे एक्चुअली मैं इसका आंसर नहीं पता, ठीक है। तो मैं इसे आप लोग इसे सर्च करना, अगर आपको पता चले तो इसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये हम लोग मैक्सिमम अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लेटरल बकलिंग इन्हें डिस्क्रीटली लैटरली सपोर्टेड, तो इसे हम लोग सिंपली जो पीसीआर जो लिखते थे ना हम लोग रन का, ये वाला क्रिपलिंग लोड पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, ठीक है। और वही अगर हम लोग इसको अगर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो लोड बाय एरिया, एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा स्ट्रेस आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर ई आई बाय एरिया इंटू एल इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हम लोग का जो होता था आई इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर होता था, ठीक है। तो आई बाई ए हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पाई स्क्वायर ई आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एल बाय एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, क्या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ रहा है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस ऑफ जायरेशन आ रहा है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन का यूज़ किया हमने यहाँ पे, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब बोला स्पेन बाय लेंथ ऑफ द बीम आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द बीम तो आ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। एल तो तुम्हारा आ ही रहा है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ ओवरऑल डेप्थ टू थिकनेस ऑफ फ्लैंज, अब यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लैंज कहीं पे आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला एज पर IS 800 1984 द मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो इन अ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड। अब डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड के लिए मैक्सिमम अलाउएबल फोर्स हमारा क्या होता था ना, 180 होता था, ठीक है, 180 होता था, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करें मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक, विंड और अर्थक्वेक के चलते जो मेरा स्ट्रेस रिवर्सल हुआ उसके लिए हम लोग 250 लेते थे। इन कंप्रेशन मेंबर याद रखना, ठीक है। और फिर तुम्हारा कंप्रेशन फ्लैंज बीम के लिए, फ्लैंज ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द बीम के लिए हम लोग 300 लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मार्क क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मार्क क्वेश्चन का। हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लग रहा है ये अधूरा आया है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर नेक्स्ट पेज में अगर ये क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पेज में है ये क्वेश्चन, ठीक है। Consider the following statement for the compression member. The elastic critical stress in a compression member increases with increase in slenderness ratio. Elastic critical stress, गलत बात अभी हमने कहाँ गया यार, हमने किया था क्या, पीछे ही हमने किया है यहाँ पे कि FCR का अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखना चाहें, पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो वो घटेगा। द इफेक्टिव लेंथ डिपेंड्स अपॉन द बाउंड्री कंडीशन ऑफ इट्स एंड, सही सही बात है। अगर कोई फिक्स, दोनों एंड फिक्स्ड है तो कुछ और होगा, दोनों एंड हिंज्ड है तो एल इफेक्टिव कुछ और होगा। तो वही जो एंड कंडीशन है ना उसी को बोल रहे हैं, फिक्स्ड है या हिंज्ड है या फ्री है, उस टाइप से। द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन अ कंप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। ऐसा तो नहीं बोलते ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा लैम्डा है ही, तो इसको हम लोग कैसे बोल दें, ये तो डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग कट कुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब द रेशियो इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो। ये लैम्डा अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने लिखा ही उसको, लैम्डा एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम करके, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जिस पे नहीं है वो टिक कर देना, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। बोला गया द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बैटन कॉलम इज यूजुअली इंक्रीज टू अकाउंट फॉर द एडिशनल लोड ऑन बैटन ड्यू टू लैटरल एक्सपोजर, सही बात है। अब एज पर IS 800 1984 परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन डिपेंड्स ऑन बोथ आइलर बकलिंग लोड एंड यील्ड। एज पर परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन डिपेंड्स ऑन, इस ऑप्शन को भी रखते हैं, ठीक है। बेंडिंग कंप्रेशन डिपेंड्स ऑन बोथ आइलर्स बकलिंग स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। देखते हैं आगे।
यहाँ पे है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 2 ही ऑप्शन खुला है। अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो देखते हैं, आप कंफर्म करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो परमिसिबल स्ट्रेस है आयलर्स बकलिंग स्ट्रेस एंड यील्ड स्ट्रेस। आयलर बकलिंग स्ट्रेस तो परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, तो वही हम लोग जो FCR लिखते थे, आयलर्स बकलिंग स्ट्रेस पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ देखना, ये जो लैम्डा होता है ना, ये फंक्शन होता है तुम्हारा किसका, आयलर्स बकलिंग स्ट्रेस। ये तो हम लोग देख के बता सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस होता है मेरा, ठीक है, तो ये स्ट्रेस मेरा दोनों पे डिपेंड करेगा, एक यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील पे भी और आयलर्स बकलिंग स्ट्रेस पे भी, ठीक है। तो बेंडिंग में मेरा यील्ड स्ट्रेस और बकलिंग स्ट्रेस दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आ गए डायरेक्ट, वही तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखो, इसके ऊपर भी है। एज पर द IS 800-1984 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम held in position with both and but not restrained in rotation is taken to be greater than that of ideal end conditions, ठीक है। नहीं, ये तो गलत होगा। अगर तुम्हारा फिक्स्ड नहीं है, तुम अगर हिंज्ड है तो वो L ही होगा तुम्हारा L इफेक्टिव, ठीक है। तो अब वही हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला स्क्वायर स्टील स्लैब बेस, ठीक है। देखो यहाँ स्लैब बेस का कॉन्सेप्ट आ गया। एरिया इतना इज प्रोवाइडेड फॉर अ कॉलम मेड ऑफ 2 रोल्ड चैनल सेक्शन, ठीक है। बोला गया है तुम्हें कि द 300 mm इंटू 300 mm कॉलम कैरीज अ एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 2000 kilonewton. The line of action of load passes through the centroid of column section as well as of slab base, ठीक है। मतलब एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे नहीं है, तो E इज इक्वल्स टू 0 है। मतलब जो तुम्हारा कॉलम है और स्लैब बेस का जो सेंटर है सेम है, ठीक है। बोला द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्लैब बेस इज इतना। तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस तो सिग्मा बी हम लोग का यहाँ पे 185 दिया हुआ है, 185 मेगापास्कल। द रिक्वायर्ड मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस। अब तुम्हें एक फार्मूला याद होगी, ठीक है। पुराने पहले जो अगर बिना मॉडिफाइड वाला हम लोग यहाँ पे देखें तो T इज इक्वल्स टू 2.5 W A स्क्वायर माइनस 0.3 टाइम्स B स्क्वायर, ठीक है, अपॉन Fy बाय गामा एम नॉट। ये एक्चुअली न्यू वाला है, ठीक है, ये पुराना वाला नहीं है, ये न्यू वाला है। और ये होता था पूरा अंडर रूट में, ठीक है, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में होता था। अब मैं एक एक टर्म यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें क्या होती है। तो देखो ये ए जो होता है ना, ये तुम्हारा होता है स्मॉलर ओवर हैंग, ठीक है। स्मॉलर ओवर मतलब जो तुम्हारा है वो होता था स्मॉलर। मतलब कैसे समझो कि हम लोग यहाँ पे अगर ये मेरा जो बेस प्लेट है, ठीक है, और ये अगर हम लोग कॉलम ले लिए, ठीक है, तो इधर की डायरेक्शन में देखो छोटा दिख रहा है यहाँ पे ये जो पोर्शन अवेलेबल है, और ये लेफ़्ट ओवर पार्ट इधर की डायरेक्शन में जो बच रहा है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा वाला होता है वो ए लिखते हैं, ठीक है, और जो बड़ा वाला होता है उसे हम लोग बी लिखते हैं, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल है तो कोई सा भी लो वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया, और ये एफ वाई बाई गामा एम नॉट, ये गामा एम नॉट यहाँ पे 1.1 ले लेना, एफ वाई यील्ड स्ट्रेस हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो अब तुम्हें क्वेश्चन में नया यूज़ करना है ना पुराना यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा। ना तुम्हें यील्ड स्ट्रेस नहीं दी गई है, गामा एम नॉट का भी तुम्हें कोई जिक्र नहीं किया गया, ये डब्ल्यू तुम्हारा विड्थ हो गई प्लेट की, ठीक है। अभी और भी तो बता ही दिया, तो यहाँ पे मतलब न्यू वाला यूज़ नहीं करना, हमें पुराने वाले फार्मूले से चलना है। तो सेम देखो कुछ नहीं किया है, एकदम जो न्यू वाला है ना सेम पुराना वाला भी कुछ उसी तरीके से है, ठीक है। देखो ये 2.5 की जगह थोड़ा बढ़ा देना 3 हो जाएगा, ठीक है। T इज इक्वल्स टू
देखो इधर 2.5 है तो यहाँ थोड़ा बढ़ा देना, यहाँ 3W। अब ये ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ घटा देना 0.25B स्क्वायर बाय सिग्मा बी जो तुम्हें दी गई है ना, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, यही तो ये इसको हम लोग स्ट्रेस ही तो है मेरा ये, तो यहाँ पे भी ये स्ट्रेस है। अब यहाँ पे टोटल का अंडर रूट कर देना। तो ये सारी वैल्यू दी गई है, आप लोग पुट करके आंसर ले आना, वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स की, तो यहाँ पे बोला गया आयलर्स बकलिंग लोड ऑफ सिलेंडरनेस स्टील कॉलम डिपेंड्स ऑन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, सही बात है। आयलर्स बकलिंग लोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस। ये आयलर्स बकलिंग लोड तुम्हारा कहीं पे भी जो तुम एक्सप्रेशन लिखोगे P इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर, यहाँ पे कहीं भी तुम्हें यील्ड स्ट्रेस दिख रहा है FY नहीं दिख रहा ना, तो ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत बात है। फिर बोला है इन द डिज़ाइन ऑफ लेस्ड कॉलम द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेसिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द सिलेंडरनेस ऑफ कॉलम एज अ होल। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ सिलेंडरनेस कॉलम एज अ होल, ये तो गलत बात है भैया, क्योंकि हम जो पूरे लेसिंग सिस्टम के लिए बात करते हैं C/R मिनिमम, ठीक है, ये किसके लिए ना, 1 एक फ्लैट के लिए। ये क्या होता था, ये हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो ही यहाँ से चेक करते थे, मतलब कि लैम्डा, और दिस शेल नॉट बी ग्रेटर देन 50, एक कंडीशन ये रहता था, और दूसरा शेल नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स लैम्डा ऑफ होल। और लैम्डा होल जो हम लोग लिखते थे यहाँ पे जो तुम्हारा 1.05 टाइम्स लैम्डा लिखते थे, 5% बढ़ा के लेते थे हम लोग लैम्डा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एंड में जो अनबैलेंस बच जाती थी उसे हम लोग काउंटर करने के लिए 5% यहाँ पे बढ़ा के लेते थे, तो ये कंडीशन होता था। तो यहाँ लैम्डा एज ए होल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो भाई हमें देखना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों फॉल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी दिख नहीं रहा, शायद ऑप्शन डी वही है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें जाना होगा नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे हम लोग 13 है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोथ स्टेटमेंट और फॉल्स पे दिया हुआ है, तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया स्ट्रट इन अ स्टील ट्रस इज कंपोज्ड ऑफ 2 इक्वल एंगल। ठीक है, अब देखो स्ट्रट बोला गया मतलब ये कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग कंप्रेशन मेंबर ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंप्रेशन होगा। लेकिन अगर मिक्सअप क्वेश्चन तुम लोग करोगे तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के ना हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रट हम लोग देख लिया तो सीधा समझ जाएंगे कंप्रेशन मेंबर है। अब जितने भी सारे कंप्रेशन मेंबर्स के फार्मूले हैं वो सारे तुम्हारे दिमाग में घूमने चाहिए। ठीक है, अब ये इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150 mm इंटू 150 mm दिया गया, थिकनेस 10 mm, कनेक्टेड बैक टू बैक। ठीक है, कनेक्टेड बैक टू बैक बोला गया है ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। ठीक है, अब कनेक्टेड बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, तो इस तरीके का कंडीशन हो जाएगा तुम्हारा, टी सेक्शन वाला बन जाएगा ये। ठीक है, ये तुम्हारा गसेट प्लेट हो गया, ये गसेट प्लेट हो गया, ये एक एंगल, ये एक एंगल, कनेक्टेड ऑन सेम साइड। ठीक है, बैक टू बैक मतलब एक दूसरे को फीड दिखाते हुए आगे हम लोग बढ़े हैं। द सेम साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एंगल इज इतना एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, वो जो एरिया देने का पर्पस होता था ना, यहाँ पे वही होता है कि तुम्हारा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है तो वो तुम आर मिनिमम निकाल सकते हो। यहाँ पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई सेम रखा गया। अब द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एंगल फ्रॉम, ओ ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, नहीं बड़ा नहीं है। इन द सरफेस सी एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई इज इक्वल्स टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, अब मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द स्ट्रट के लिए तुम्हें निकालना होगा I इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर, आर हो जाएगा आर मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें अंडर रूट आई बाई ए करना है, तो तुम यहाँ से देखो एरिया ऑफ ईच एंगल तुम्हें ए जो दी हुई है, ए तुम्हें दिया गया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें हम लोग डेटा नोट डाउन कर लें, ये 2921 दिया हुआ और आई एक्स एक्स 633 5000 देगा ना इतना, तो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। एरिया यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 2921 mm स्क्वायर और तुम्हारा 633 या 5000 था ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेरा जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई है वो 633 5000 दिया हुआ है। ठीक है, इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग अगर आर मिनिमम निकाल लें तो आर मिनिमम निकालने के लिए हमें आई बाई ए करना होगा। ठीक है, तो आर मिनिमम यहाँ पे देखो
आई बाई ए करेंगे, लेकिन हमारे पास दो एंगल है तो टोटल आई कितना हो जाएगा ना 2 टाइम्स आई, ठीक है, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा वो 2 टाइम्स ए हो जाएगा। तो 2 कट जाएगा, सिंपली आई बाई ए बचेगा। तो यहाँ से तुम्हारा एक आर मिनिमम निकलेगा, ठीक है, आर मिनिमम का एक वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो वही जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है मुझे, तो बोला गया है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। खैर चलो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है डिटेल्स ऑफ डबल एंगल वेब मेंबर ऑफ अ स्टील रूफ ट्रस आर गिवन बिलो, ठीक है। डिटेल्स ऑफ डबल एंगल वेब मेंबर ऑफ अ स्टील रूफ ट्रस आर गिवन बिलो, ठीक है। अब बोला है चेक टू सी इफ द मेंबर हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी टेंसाइल फोर्स ऑफ 240 किलो न्यूटन एंड कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 165 किलो न्यूटन, ठीक है। टेंसाइल फोर्स दे रखा है तुम्हें 240 किलो न्यूटन का, कंप्रेसिव फोर्स तुम्हें दे रखा है 165 सर्विस लोड। द मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 90 × 90 × 6 कनेक्टेड टू द अपोजिट साइड ऑफ 8 mm गसेट्स, ठीक है, यूजिंग 20 mm बोल्ट्स। अब बोला है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बकलिंग अबाउट एक्स एक्सिस, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बकलिंग अबाउट एक्स एक्सिस, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बकलिंग अबाउट एक्स एक्सिस तुम्हें दे दिया गया है 1.7 और इफेक्टिव लेंथ ऑफ बकलिंग अबाउट वाई एक्सिस 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम एक काम करना, यहाँ से ठीक है पहले आगे देख लेते हैं। अब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड तुम्हें दे दी गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल एंगल की भी तुम्हें ये सारी दी हुई है, एरिया दे दिया गया, वाई बार दे दिया गया, आई एक्स दे दिया गया। यहाँ पे अपनी तरफ से कर लेना, आई एक्स और आई वाई डैश भी बराबर है, क्योंकि आई वाई डैश तुम्हें दिया नहीं गया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में शायद छूट गया था यहाँ पे। तो ये तुम्हें दी गई है ट्रस, जो भी बोला गया है तुम्हें ट्रस बोला गया था, डबल एंगल वेब मेंबर ऑफ अ स्टील रूफ ट्रस, ठीक है, वेब मेंबर ये तुम्हें दिखाया गया और ये एक सिंगल एंगल का तुम्हें डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। आगे और शायद डायग्राम है, पूरा देख लेते हैं। इस तरीके से दिया गया अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, तुम्हें यही मर्चेंट रंकाइन फार्मूला यूज़ करने के लिए बोला गया, ठीक है, और नहीं दिया रहता है जनरली तो ये 1.4 यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है 1.5 यूज़ करने यानी कि, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे ना। सबसे पहले तुम लोग क्या करना, देखो ये जो तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखना। ये आपका गसेट प्लेट हो गया, ठीक है, बाकी दो एंगल है यहाँ पे आपका कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, रिवर्ट्स। तो देखो इसका ये तो पूरा सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट, तो इसको अगर ये मेरा आई एक्स हो जाएगा और ये वाला थोड़ा अलग कलर से देख लेते हैं, ये आई वाई हो जाएगा, वाई ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दी हुई है ना, आई एक्स दी हुई है, ठीक है। तो अब चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो मेरा आई एक्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो मेरा दिया हुआ है, ठीक है। और तो यहाँ पे आर एक्स हम लोग निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ आई एक्स बाय ए से, ठीक है। अब ए भी मेरा क्या हो जाएगा ना, दो एंगल दी हुई है तो 2 टाइम्स हम लोग एरिया कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स निकाले, अब यहाँ पे लैम्डा निकाल लेना, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो, इसको कंसिडर करते हुए तो यहाँ पे एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम एक एक्स निकाले तो एक्स निकालना। अब ये एल इफेक्टिव किस डायरेक्शन में ना, अबाउट एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे हमें इफेक्टिव लेंथ एक्स डायरेक्शन में लेनी है, तो एक लैम्डा ये निकल गया। अब अगर हम लोग वाई एक्सिस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए देखो, जो तुम्हारा एंगल का था ये वाला, ये अगर x था तो ये डबल वाले एंगल का भी तो x यही है, लेकिन y के केस में, ठीक है, अगर ये तुम्हारा इसके लिए y है, लेकिन दोनों एंगल के लिए अगर ये वाला है तुम्हारा, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है, तो उसके लिए तो ये y
तो सेम नहीं है ना, ये y और ये y अलग हो जा रहा है एक एंगल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद हमारा जो आई वाई वाई का वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे आई वाई वाई का जो वैल्यू आएगा उसको तुम लोग करना, तो एक का निकाल लोगे तो दूसरा का यहाँ पे 2 टाइम्स कर दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ आई वाई वाई निकल गया तो यहाँ पे फिर आर मिनिमम निकल जाएगा। आर मिनिमम फिर कैसे निकालेंगे ना, आई वाई वाई बाई ए अंडर रूट, तो यहाँ पे फिर ए तुम्हारा 2 टाइम्स करके हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स एक एंगल का जितना एरिया दिया हुआ। उसी तरह फिर लैम्डा तुम लोग क्या लैम्डा वाई वाई निकालोगे यहाँ पे, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बकलिंग अलोंग वाई वाई एक्सिस के अलोंग तुम्हारा जो इफेक्टिव लेंथ है अपॉन आर वाई वाई, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा लैम्डा वाई वाई आ गया। अब लैम्डा वाई वाई और लैम्डा एक्स एक्स में जो मिनिमम होगा ना उस लैम्डा को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। उस लैम्डा को हम लोग कंसिडर करेंगे ना, क्यों, क्योंकि मेरा जो क्रिपलिंग स्ट्रेस होता है, अगर यहाँ पे हम लोग जो मेरा अगर देखो अगर ये पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर होता है, अब तुम सोचो अगर हम लोग यहाँ पे अगर मैक्सिमम कंसिडर कर लेना, ये अगर मैक्सिमम कंसिडर करेंगे तो ये एफ सी आर जो है ना वो कम आएगी, लेकिन तुम सोचो किसी सेक्शन में मेरा इससे कम भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इस मैक्सिमम को रीच करने से पहले ही टूट जाएगा, मतलब हम लोग का जो पर्पस हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाने का वो तो फेल हो जाएगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो 50 तक झेल सकता है, लेकिन हमें वो नहीं पता है क्योंकि वो एक उसके अंदर एक मिनिमम भी लाइक कर रहा है जिसपे वो कमज़ोर होकर टूट जाएगा। तो हम आदमी चढ़ा दिए, अब आदमी मान लो मेरा 30 तक तो सेफ़ है, 40 तक भी सेफ़ है। अब मान लो वो मिनिमम हमें नहीं पता, लेकिन वो मिनिमम सपोज़ करो 45 है, तो जैसे वो 45 को पहुंचेगा वो स्ट्रक्चर टूट जाएगा। अब तुम माथा पकड़ के बैठोगे हमने तो 50 के लिए डिज़ाइन किया था, वो 45 पे कैसे टूट गया। अब बाकी जो मेरा ह्यूमन लॉस प्रॉपर्टी लॉस हुआ वो तो हुआ ही ना। इसीलिए अब अगर हम लोग यहाँ मैक्स मिनिमम वैल्यू लेंगे तो मिनिमम वैल्यू पे मेरा क्या होगा ना, मिनिमम वैल्यू पे ये जो एफ सी आर की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम पे डिज़ाइन होगी, ठीक है। अब मैक्सिमम पे डिज़ाइन होगी तो समझो मैक्सिमम पे मेरी वो डिज़ाइन होगी तो मैक्सिमम लोड उस लोड को हम लोग लेके चलेंगे और वहाँ पे मेरा हमें पता रहेगा तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, कंप्रेशन मेंबर हो गया ना, ये कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा। अवेलेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए, अवेलेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए तुम क्या करोगे ना, अवेलेबल उसी तरह तुम जो ये तो तुम्हारा डिज़ाइन करके निकला ना, ठीक है। ये तुम्हारा वो कितना आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कितना आ रहा है इतना तुम्हारा आ रहा होगा उस पर एक्ट कर रहा है। अब हम लोग मर्चेंट रंकाइन फार्मूला से यूज़ करके हम लोग निकालेंगे कि अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब वो जो तुम्हें दिया गया है वो उतना बड़ा जो फार्मूला तुम्हें दिया गया है 0.6 एफ वाई इंटू एफ सी आर अपॉन क्या है फिर यहाँ पे एफ वाई का पावर एन प्लस एफ सी आर का पावर एन होल का पावर 1/n, और n जो है यहाँ पे शायद 1.5 दी गई है n की वैल्यू। तो इतने बड़े जो फार्मूला दिया हुआ ना इस पर यूज़ करेंगे तो ये हमारा अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस देगा। अब ये अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर मेरा ग्रेटर देन जो हमने निकाला है एफ वाला उससे ज़्यादा आता है, ठीक है, तो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा अच्छा सॉरी ये एफ जो है ना, ये एफ का यूज़ यहाँ पे होगा अलाउएबल स्ट्रेस निकालने पे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा बियर करना। एफ का यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमने निकाला यहाँ पे ये एफ जो निकाली हमने, ठीक है, यहाँ पे इसका यूज़ होगा ये कैलकुलेट करने के लिए अलाउएबल शियर स्ट्रेस बाय मर्चेंट रंकाइन फार्मूलाज, अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, सॉरी अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब वो जो हम लोग क्वेश्चन में हमें शायद दी गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें देखूं अगर मैं क्वेश्चन को, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ है। तो क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड, तो यहाँ पे फोर्स 240 दी गई है, ठीक है। यहाँ पे 240 दी गई है और तुम्हें तुम्हारी कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, टेंसाइल का तो बात ही नहीं करना है, कंप्रेशन का बात करना है। तो कंप्रेसिव फोर्स 165 दिया गया सर्विस लोड, तो 165 से ज़्यादा आनी चाहिए मेरी अलाउएबल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारा 165 से ज़्यादा आनी चाहिए, 165 से ज़्यादा आनी चाहिए। अब अगर ज़्यादा आएगी तो मेरी
सेफ है, वो सेफ इन कंप्रेशन है, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगर टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन में जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, टेंशन में हमें किससे कंपेयर करना होगा ना, टेंशन शेल बी लेस देन, जो मेरा एक्ट कर रहा है वो मतलब वो ग्रेटर होना चाहिए, ये जो फोर्स उसका स्ट्रेंथ जो है वो 240 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर इससे ग्रेटर होगा टेंशन में तो वो टेंशन में भी सेफ होगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।